हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग के स्ट्रेटजी पर, यानी कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, इसके रणनीति पे हम लोग विचार करेंगे। तो चाहे वो किसी भी विषय का क्वेश्चन हो, आंसर लिखने का अपना एक खास तरीका होता है, अपना एक खास पैटर्न होता है यूपीएससी के लिए या अन्य जो पीसीएस एग्ज़ाम है उन सब के लिए भी एक खास तरीका होता है। उन तरीकों को पहले हम लोग यहाँ समझ लें कि एग्जैक्ट तरीका क्या होता है जिस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। तो देखो, एक सामान्य आंसर का एक फॉर्मेट बता देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उत्तर का ढांचा क्या होता है, इसको हम फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चाहे प्रश्न क्यों ना हो, उसकी एक भूमिका जरूर होगी, चाहे वो एक दो लाइन की ही क्यों ना हो। जब हम निबंध लिखेंगे तो निबंध में ज्यादा भूमिका होती है, लंबी भूमिका होती है। लेकिन जो सामान्य जीएस का प्रश्न है उसमें आप जानते हैं कि आंसर का जो लेंथ है वो 120 या 150 या मैक्सिमम 200 वर्ड तक होता है। वैसे निर्भर करता है, देख लेना आपकी कितना वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, वो तो एक अलग विषय हो गया। तो नॉर्मली हम लोग अगर मान लो कि समय हमारे पास कम है तो छोटा आंसर लिख लेते हैं, लेकिन 150 से 200 वर्ड, ठीक है, यही होता है। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे, उसकी भूमिका लिखेंगे, तो हमारे पास वर्ड्स कुछ कम होंगे, फिर भी भूमिका हमें लिखना है। दूसरा सेक्शन इसमें होता है कि मुख्य उत्तर। ठीक है, यानी कि उत्तर का जो मेन आंसर का जो मेन बॉडी है वो लिखते हैं। और तीसरी बात होती है निष्कर्ष, यानी कि उस पूरे आंसर का जो आपने लिखा उसका निचोड़ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन पे भी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। जो भी आप लिख रहे हैं तो लिख जो रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का स्टफिंग कर देते हैं। तो देखो, इंफॉर्मेशन जो है उसका भी रोल है, मतलब रोल किस किस चीज का है, आंसर में किस किस चीज का रोल है। तो देखो, एक तो इंफॉर्मेशन का रोल है, फैक्ट्स कह सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का, ठीक है, डाटाज का, तथ्यों का खूब रोल, आपका ज्ञान जो है वो सब यहां आ सकता है, नॉलेज वाला सेक्शन। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप आंसर में इन सब चीजों को लिखते हो, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी भूमिका, इसकी तो भूमिका होती है, इससे ज्यादा बड़ी भूमिका अंडरस्टैंडिंग की होती है। यानी कि आपकी समझ कितनी है उस विषय को लेकर के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है उस विषय को लेकर के, अवधारणा आपकी कैसी है। ठीक है, आपकी अवधारणा उस प्रश्न को लेकर के कैसी है, उसके उत्तर को लेकर अवधारणा कैसी है। तीसरी बात यह है कि उसमें आपका जो विचार है, आपके अपने जो थॉट्स हैं, आपके अपने जो व्यूज हैं, थॉट्स, ये सब भी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि किसी भी उत्तर को जो आप लिखते हैं तो उसमें, ये तो खैर स्ट्रक्चर हो गया, एक अलग विषय हो गया, फिर लिखते क्या है, तो उसमें जो आपका आंसर का जो अंडरस्टैंडिंग है या जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, ये बहुत मायने रखता है। इस बात को आप समझ जाना कि अगर आपके आंसर में अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यही तय करता है कि आपके आंसर का डायरेक्शन, दिशा क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस करना है किस चीज पे, अंडरस्टैंडिंग पे। पहले तो प्रश्न को अंडरस्टैंड करना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है, उसके एक एक वर्ड को समझना है। उसके बाद उसका जब आंसर लिखेंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहनी चाहिए। जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है तो वास्तव में इंफॉर्मेशन या फैक्ट या डाटाज, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, पुख्ता करते हैं, आपकी अवधारणा को पुख्ता करते हैं। आप किसी विषय को लेके जब आंसर लिखते हैं, सपोज करो कि आपने सेकुलरिज्म को लेके लिखा आंसर, ठीक है, कोई क्वेश्चन था, उसका आपने आंसर लिखा। अब सेकुलरिज्म पर जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, उसी को सपोर्ट करते हुए कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट या डाटा होना चाहिए। ठीक है, बाकी फैक्ट तो अलग अलग थॉट वाले लोग अलग अलग तरह का जो है वो डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, है कि नहीं है। आप देखो कि एक ही विषय पे दो नेता अलग अलग बातों को बोल रहा है, एक ही विषय पे दो अलग अलग देशों के नेता अलग अलग बात बोल रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि हमारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो होनी चाहिए और उसको सपोर्ट करता हुआ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डाटा, ज्ञान आदि होना चाहिए। ठीक है। व्यूज का फिर क्या महत्व है? तो देखो व्यूज का क्या महत्व है। व्यूज का मतलब ये होता है कि आपका उस विषय को लेकर दृष्टिकोण क्या है, आपका उस बात को लेके विचार क्या है। तो एक बात समझना कि यूपीएससी का जब आप आंसर लिख रहे होते हो, आपको चूंकि एक पत्रकार नहीं बनना है, आपको पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है, आपको राइटर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जिन जिन थॉट प्रोसेस को अपनाने की आवश्यकता है, जिन जिन थॉट प्रोसेस को आपको शो करने की आवश्यकता है, तो उस प्रश्नों में उन्हीं सब चीज़ों को लिखेंगे। जैसे मान लो कि गांधी जी के अहिंसा वाले प्रश्न पे आप बहुत ज़्यादा जो है सहमत नहीं दिख रहे हो, मान लो, लेकिन फिर भी यूपीएससी का जो आंसर का डिज़ाइन कुछ बना हुआ है वैसे ही कुछ है कि आपसे उन सब चीज़ों की अपेक्षा करता है कि आप अहिंसा या इस तरह का सेकुलरिज्म और इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, जो स्वीकृत विचारधाराएं हैं, उससे आप एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो। तो एग्री आपको करते हुए ही वहां दिखाना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना है कि यूपीएससी या फिर हमारे वर्तमान जो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा है उनमें किन किन थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट किया गया, किसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जिन जिन को एक्सेप्ट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है व्यू पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी किताबें या फिर न्यूज़पेपर आदि पढ़ते रहते हैं, हमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक पता चलता है कि एक स्वीकृत विचारधारा या व्यू, थॉट क्या है। तो ये व्यू और थॉट जो है वास्तव में आपका अपना नहीं होता है, स्वीकृत वाला ही होता है। इसके अलावा कुछ चीजों में और आपको काम करना है, जैसे कि एक बात तो ये याद रखें कि जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यानी कि आप प्रश्न को अंडरस्टूड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस बात को समझना। ये पहला बात बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पूछा गया कुछ और लिखते हैं कुछ, तो फिर बात नहीं बनेगी, तब तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको एज इट इज एग्जैक्टली उसी चीज को समझना है, इधर उधर की बात नहीं करना, टू द पॉइंट उसी पे आना है। दूसरी बात यह है कि क्या लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मतलब इन दोनों चीजों में एकदम क्लियर रहना है। क्या लिखना है का मतलब क्या हुआ? क्या लिखना है में कई सारी चीजें आ जाती हैं कि पहली बात तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की के डिमांड के अनुसार लिखना है। यानी कि यहां क्या लिखना है, क्या नहीं, ये स्पष्ट रहे। ठीक है, कई बार आपका इंफॉर्मेशन किसी विषय को लेकर बहुत अच्छा है लेकिन वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इस बात को लेकर एकदम से स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे, टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। वैसे भी जीएस का जो सेक्शन है, जीएस में आप जानते हैं कि एकदम से क्या है कि बहुत ही कम शब्दों में हमें चीजों को लिखना है। 150 से लेकर के 200 वर्ड का हमें मिला है एक क्वेश्चन के लिए। तो हमें प्रयास करना है कि अधिकतर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन हमारा छूट जाए। अधिकतर प्रश्नों को लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे भी शब्द हमारे पास कम रहेंगे। तो टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, बहुत ज्यादा उपमा नहीं देना है। अभी हम लोग एक प्रश्न पर भी विचार करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट ने एक आंसर लिख के भेजा है एक प्रश्न का, तो उसमें कहीं कहीं मुझे लगा है कि जो चीज उनको बताना है उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट का सहारा ना लेकर के किसी और चीज का सहारा लिया गया, किसी उपमा का सहारा लिया गया, एक ऐसा एग्जाम्पल जो उतना सटीक नहीं बैठता है। तो वैसा नहीं करना, टू द पॉइंट हमें यह आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए एक और बात ये कर लेते हैं कि सामान्यतः जो पूछा जा रहा है वही लिखना है। इसका मतलब है कि कई बार हमें पहले से ही तय करना पड़ता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पहले से तय रहता है। ठीक है, खासकर अवधारणात्मक चीजों में हमें इस बात पे विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो चलिए, मैंने कुछ बातों को आपके साथ साझा किया है। अब एक प्रश्न और एक उत्तर लेते हैं। प्रश्न वैसे किसी भी विषय का हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास जो प्रश्न है वो पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटी और आईआर दोनों मिल जाते हैं, तो संभवतः ऑप्शनल का है, लेकिन हम इसको जीएस के तरह ही लेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि इस प्रश्न को हम एग्जैक्टली समझ जाएं कि ये प्रश्न है क्या। तो देखिए, प्रश्न को देखते हैं।
तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के समानांतर उदय के साथ विदेश मंत्रालय भारतीय विदेश नीति के निर्माण में अपने महत्व को खोता जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, कुछ चीजों को लेकर एकदम क्लियर हो जाओ कि आपको अंडरस्टैंड करना है, यानी समझ बनाना है कि यह प्रश्न वास्तव में है क्या। पहले प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न के साथ साथ आपको उन सब विषयों के बारे में अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि इतनी बात तो पता ही होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग आप ये समझ जाओ 77 के बाद अपने वर्तमान नाम यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के रूप में ये जाना जाता है। मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी थी उसके पहले भी इसका अस्तित्व था। पहले इसको जो है प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। 1961 में इसको सरकार का एक पार्ट माना गया था। एक सामान्य बात बता रहा हूं, इसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जिस किसी भी प्रश्न पे हम लिखें तो उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, अब प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, तो सामान्य रूप से प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन हो जाएंगी एक तरह से। ठीक है, अधीन हो जाएंगी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत जो भी अधिकारी कर्मचारी आदि होते हैं वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और प्रधानमंत्री के कार्य में मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो कार्य क्षेत्र हो जाएगा वो सब जो है प्रधानमंत्री कार्यालय का हो गया। इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग विदेश मंत्रालय से संबंधित जो विषय होंगे, विदेश मामलों से रिलेटेड जो विषय होंगे, उसको भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी देखेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय वास्तव में विदेश मंत्रालय के पैरेलल नहीं आया है, यह बात आपको समझना है। प्रधानमंत्री कार्यालय विदेश मंत्रालय के पैरेलल नहीं डेवलप हुआ है। बस यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है और विदेश मंत्रालय सहित पूरा कैबिनेट जो है वो क्या है, संवैधानिक निकाय है। आप जानते हैं इसमें अगर हम फैक्चुअल बात करें तो अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्य में सहायता के लिए कौन है, कैबिनेट मंत्रालय है, कैबिनेट पूरा का पूरा है। अब कैबिनेट का एक पार्ट विदेश मंत्रालय है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय का तो एक सेपरेट काम है, एक स्पेसिफिक काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक काम प्रधानमंत्री के दायरे में नहीं आता है। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीएम के अधीन क्या है, पीएमओ है। ठीक है, उसी तरह से जो संपूर्ण कैबिनेट है इंक्लूडिंग विदेश मंत्रालय, इसको हम लोग जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं। तो पीएमओ और ईएएम ये दोनों जो है एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के काम में ही मदद करते हैं। बस ये है कि ये ईएएम ये एक वरिष्ठ कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, उसके अधीन चीजें होती है, तो इसका अधिकार कार्य जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। फिर ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक मंत्रालय, बहुत भारी भरकम मंत्रालय है। लेकिन जो विदेश मामला है वो भी बहुत ही गंभीर मामला चूंकि होता है, इसलिए प्रधानमंत्री कई बार उसको खुद से हैंडल करता है। फिर भारत की जो छवि है, तो देखो आप भारत की छवि को, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसी समय से भारत का जो कार्य क्षेत्र है, भारत का जो दायरा है वो बहुत बड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, समिट वगैरह, उसमें प्रमुखता से भारत हमेशा से भाग लेता रहा है। भारत की विदेश नीति बहुत सारे जो कमजोर राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके विदेश नीति पर डायरेक्टली हमारे विदेश नीति का असर पड़ता है। इसीलिए कई बार जो है सो प्रधानमंत्री इसमें एक्टिवली काम करता है। मेरी बात समझ पाए? तो प्रधानमंत्री एक्टिवली काम करता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो साइडलाइन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली भाजपा गवर्नमेंट जब से 14 में बनी है तब से कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि विदेश मंत्रालय तो गायब हो गया, प्रधानमंत्री खुद ही एक्टिव रहते हैं। अरे भाई, मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट होता है, भारत का जो छवि इतना अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विस्तृत होता जा रहा है। भले पश्चिमी देश अपने व्यापारिक लाभ के लिए ही भारत का उपयोग करना चाहें, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है। तो प्रधानमंत्री के दायरे में आता है तो प्रधानमंत्री को खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे ऐसे समझो कि घर का कोई एक गार्जियन है। अब घर का गार्जियन हर एक मामले को देखता है, हर एक मामले के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक विषय जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि घर का गार्जियन डायरेक्टली उसको देखता है, उस पर्टिकुलर सदस्य को लगता है कि वो पर्टिकुलर सदस्य के हाथ से वो बात निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं कि निकलता है, निकलता नहीं है, लेकिन होता तो उसी का काम है। लेकिन फिर भी
जो घर का मुखिया है वो डायरेक्टली हैंडल करता है, ताकि वो मुद्दा जो है वो अच्छे से हैंडल हो सके। बस वही बात है, ठीक है। तो इसमें एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि पीएमओ के समानांतर उदय के साथ विदेश मंत्रालय भारतीय विदेश नीति के निर्माण में महत्व खोता जा रहा है। तो खोता जा रहा है, ये गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विदेश नीति का निर्माण करता कौन है, ये भी ध्यान रखना। देखो, भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने के लिए बहुत सारे, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति निर्माण के कई सारे कारक हैं। उसमें जो राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो भी बड़ा मायने रखता है। राजनीतिक स्ट्रक्चर में अभी क्या है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था होने के कारण वहाँ प्रधानमंत्री का रोल तो ऑलरेडी बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कि विदेश नीति निर्माण में तो ऐसे भी विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, संसद का है। और संसद की तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की वहाँ प्रमुख भूमिका हो जाती है। कुल मिलाकर के ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से खारिज करेंगे, पूरी तरह से नहीं लेकिन एक तरह से खारिज करेंगे। तो जैसा फिर क्या कह रहा है कि स्पष्ट करें, तो कई बार स्पष्ट करने में जो स्टेटमेंट दिया गया उसी को स्पष्ट करना होता है, और कई बार जो है स्पष्ट करने में जो बात लिखी हुई है उसको हम डिनाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको स्ट्रक्चर में बताता हूँ कि पहले तो आप भूमिका कर देना, इंट्रोडक्शन करना कि इसमें क्या क्या बात है। तो इंट्रोडक्शन कैसे करोगे वो आप पे निर्भर करता है। देखो, एक और बात बताता हूँ कि जैसे मान लो कि 2 लोगों ने आंसर लिखा, इसी प्रश्न का 2 लोगों ने आंसर लिखा, दोनों को मान लो कि 8 से लेकर के 8 नंबर मिल गया, 10 में से 8 नंबर मिल गया, ठीक है। दोनों को 8 से 10 नंबर मिल गया, 10 में से 8 नंबर मिल गया। लेकिन क्या दोनों अक्षरशः एक ही उत्तर होंगे, फोटोकॉपी होंगे? नहीं होंगे ना। एक का आंसर जो है उसका लिखने का तरीका, शब्दों का चयन, फैक्ट्स सब अलग होंगे, दूसरे का अलग होगा, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन बात होगी जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो वही है कि एक तो भूमिका बांधना, थोड़ा सा आप चाहो तो उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में थोड़ा सा बताए, विदेश मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा बताए, फिर दोनों को ये बताए कि दोनों में एक तरह से सामंजस्य है, और भी बहुत सारी बातों को बता सकते हो। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके चाहें तो मुख्य जो उत्तर है उसमें हम आ सकते हैं। मुख्य उत्तर में इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम मुख्य रूप से ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या कार्य है। कई सारे कार्य हैं, उसमें जो है विदेश नीति से संबंधित जो कार्य है उसको स्पष्ट करना, उसके बाद जो है विदेश मंत्रालय जो उसका कार्य क्या है, और फिर विदेश मंत्रालय और पीएमओ का कार्य, विदेश नीतियों से संबंधित, दोनों में सामंजस्य क्या है, और दोनों की भूमिका में कंट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है, सामंजस्य है। इस बात को आप स्पष्ट करते हुए अंत में आपको क्या करना है, कुछ स्टैटिक बात लिखना, मतलब जो सैद्धांतिक बातें, और कुछ व्यावहारिक उदाहरण देना। फिर निष्कर्ष अंत में लिख देंगे कि दोनों क्या है, कि दोनों एक दूसरे के समर्थक ही हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन ही करते हैं। और चूंकि दायरा इतना बड़ा है इसीलिए हमें जो है पीएमओ का भी सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, इन्होंने जो आंसर लिखा उसको हम लोग एक बार देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विदेश मंत्रालय एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, इस आंसर में एक बात जो है यहाँ थोड़ी सी फैक्चुअल एरर है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय, तो देखो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय चूंकि संवैधानिक मामला नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय चूंकि संवैधानिक मामला नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं लिख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय एवं विदेश मंत्रालय एक दूसरे के पूरक है। ये लाइन ठीक नहीं बन रहा है। क्यों? हम ये लिख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में या फिर भारत की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है, उसको हर एक मुद्दे को देखना होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि संवैधानिक निकाय न होते हुए भी प्रधानमंत्री के कार्यों में मदद करता है। प्रधानमंत्री के कई सारे कार्य हैं, उसमें विदेश का जो मुद्दा है वो भी प्रमुख है। तो इसीलिए जो है विदेश मंत्रालय जो है उसके कार्यों में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका आ जाती है। इस तरह से आपको, तो ये जो लाइन है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया। दूसरी बात, एक तो यहां है, दूसरी बात, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। पीछे मैंने बताया था कि कभी भी इस तरह का उपमा नहीं देते हैं, ठीक है, फैक्ट्स देते हैं कि अपने बातों को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स देते हैं, ये नहीं कि इस तरह का कुछ उपमा दे दिया, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को तो एकदम से आप प्रयास करो कि इस लाइन का उपयोग ना करो, ठीक नहीं है। और ये भी फैक्चुअली क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसको भी सुधार करेंगे। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जब संसद में गठबंधन सरकार होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका में कमी, नहीं, इस तरह का भी बात नहीं लिखेंगे।
आपको आपका जो प्रश्न है वो ये मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न के इतर आप चीजों के ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है, ये गठबंधन सरकार से संबंधित मुद्दा नहीं है। ठीक है, यहाँ हमें सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय इन दोनों के कार्य में क्या विरोधाभास है या फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बस इसी पे केंद्रित रहते हुए अपने एग्जाम्पल वगैरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप इंप्रूवमेंट करें। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अपने अधीन 16 विभागों को रखा गया, इसके अंतर्गत क्रियान्वयन निगरान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख भी करना उतना आवश्यक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय अन्य सभी मामलों के साथ विदेश संबंधित जो मामले हैं उसको भी देखता है, इस तरह का भी बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैक्ट का हम लोग क्या कर दिए, स्टफिंग कर दिए, फैक्ट स्टफिंग कर दिए, इंफॉर्मेशन स्टफिंग कर दिए कि जबरदस्ती ठूस ठूस के फैक्ट डाल रहे हैं, अनावश्यक फैक्ट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहना है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर ये बात भी अगर लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए वहां पीएमओ की भूमिका, तो बार बार आपको पीएमओ पे आना है और विदेश मंत्रालय पे आना है, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखें उसमें प्रश्न से रिलेटेड ही चीजें हो। फिर यहां भी आपने जो लिखा है कि विदेश नीति निर्माण में विदेश मंत्रालय की भूमिका, तो ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब इसी लाइन को ऐसे हम लिख सकते थे कि भले प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका विदेश मामलों में ज्यादा दिख रही है, लेकिन विदेश नीति निर्माण में विदेश मंत्रालय की भूमिका भी काफी सक्रिय है। उसके कुछ उदाहरण इस तरह से आपको लिखना होगा, मतलब लाइन को जो भी आप बोल रहे हो उसमें आपका जो लाइन है वो ऐसा हो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो मैच करे, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। विदेश मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान में कश्मीर, ठीक है, ये सब, और प्रयास करना है कि बहुत ज्यादा हमेशा क्या करना है, देखो 2 वर्ड बताता हूं, एक पॉलिटी होता है, एक होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटी पे काम करना है, पॉलिटिक्स से एकदम बचना है अगर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, मतलब ऐसे बातचीत के संदर्भ में समझने के लिए चीजों पे हम बात कर सकते हैं, बट लिखित में जब हम लिखें तो एकदम से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ उदाहरण आपने देने का प्रयास किया है, अच्छा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आई होप आप समझ रहे होंगे। अंत में आपने जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के समानांतर विदेश नीति निर्माण में विदेश मंत्रालय का महत्व कम नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों के, ठीक है, अंत जो है आपका अच्छा है, निष्कर्ष आपने जो है, मतलब आपका आंसर का जो डायरेक्शन है वो बढ़िया है, बाकी लिखने में और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हमने आंसर राइटिंग कुछ समझने का जो प्रयास किया है वो आपके काम का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।